दोस्तों फिर से हम मिल रहे हैं एक और वीडियो के साथ। इसके अंदर फिर से अपन करने वाले हैं 30 MCQ। किससे संबंधित? ये अधिगम या फिर लर्निंग से संबंधित रहने वाले हैं। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्क्रीन के सामने 30 क्वेश्चन ये रहे बिना किसी पैसे के। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्येक किसने दिया है ये आपको बताना है। उत्तर भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। मेरा उद्देश्य आपको कम समय में जो है वो क्वेश्चनों से अवगत करवाना है जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं आंसर के साथ। तो दोस्तों समस्यात्मक जो परिस्थिति का कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है यहाँ पे कोलर, जो एक गेस्टोल्ट जो है मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक, क्या बनाता है? तो दोस्तों साइंस बनाता है अपने आप में, यानी कि व्यवहारवाद जो है वो किसको क्या बनाता है? विज्ञान बनाता है। ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है असत्य। ये यहाँ पे कंफ्यूज कभी मत होना, सत्य नहीं है ये आप, ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अधिगम में अपनी गति होती है, अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, परिपक्वता में यानी कि मेच्योरिटी द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, जो मेच्योरिटी होती है ना व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो यह आपको बताना है, यहाँ पे नहीं है। वास्तविक जीवन से सह संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, या फिर पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, या फिर निष्क्रियता का सिद्धांत। तो दोस्तों बिल्कुल यही बात है, निष्क्रियता तो सिद्धांत जो है वो नहीं है, बाकी ये तीनों है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पूर्व अनुभव यानी कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षण अधिगम में। वहीं पे वास्तविक जीवन का सहज संबंध भी इसमें देखने को मिलता है। जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगम करता है यानी कि लर्नर द्वारा सीख लिया जाता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान होगा थॉर्नडाइक ने जो है प्रभाव का नियम दिया है, तो प्रभाव संतोषजनक होता है, ये आपको ध्यान करना है। आपने देखा होगा प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। तो तीन जो है मुख्य नियम इनमें से हमने देखे थे। तब जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको परिभाषाएं मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा रखी हैं, वहाँ पे आप साइकोलॉजी के वीडियो में देख सकते हो इनको। तो यहाँ पे गेट्स व अन्य ने जो है ये प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की परिभाषा दी है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 14 दिसंबर 2020 को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रक्षेपण है, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो दोस्तों आपको बताना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है, जो किसने दिया है? बांडुरा महोदय ने दिया है। यह आपको ध्यान करना है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 6 जनवरी 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। बात करें एडोलसेंस में आक्रामकता, ठीक है, टेंशन, तूफान की स्थितियाँ, इनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः किस उनकी सांस्कृतिक आदतों और मानकों पर आधारित होती है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो ये आपको बताना है। GS हल का सिद्धांत, बांडुरा का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, या फिर मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो दोस्तों किशोरों में आक्रामकता जो आती है वो मानवीय शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो बताते हैं। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों नहीं पूछा है, यानी मैंने आपको बताए थे कि जो रीइंफोर्समेंट होता है उसके दो जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अपन रीइंफोर्समेंट जो है उसके टाइप हमने बात करी थी। तो दोस्तों प्रशंसा, दंड, गुण विवेचना, या फिर पुरस्कार। तो दोस्तों इसमें से नहीं है, प्रशंसा भी है, गुण विवेचना है, पुरस्कार है, दंड नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है, तो सुगम करता है यानी कि रास्ता दिखाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान करना है। कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग होती है ना उसके अंदर सुगम करता जो है वो टीचर होता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनी हैं? तो कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग है उसकी परिस्थिति कौन सी बनी है? तो दोस्तों निर्वचन सृजन, बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बहुविध व्याख्या एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, बहुविध अभिव्यक्तियाँ भी होनी चाहिए। तो ये तीनों जो हैं ये
होंगे इसमें सही राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये दोस्तों कहते हैं आत्मसात्करण। यानी कि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। जैसे आत्म क्या होता है, खुद से, आत्मा में ग्रहण करना, ऐसे मान लो आप। तो मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ना जो होता है वो क्या होता है, आत्मा में ग्रहण करना, तो उसी को बोलते हैं आत्मीकरण, आत्मसात्करण। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है, क्या देता है, ध्यान स्मृति रणनीतियों के माध्यम से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ या यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ यह ज्ञान शिक्षकों का परिवार द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। उत्तर आपके सामने है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 7 जनवरी 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों सामाजिक जो रचना होती है वो सीखने का सामाजिक संदर्भ है और ये ज्ञान छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है ये अपने आप में महत्व देता है। अनुकूलन के द्वारा सीखना, के द्वारा सीखता है, किसके द्वारा, साहचर्य, एसोसिएशन इसको बोला गया है। और ये जो है किसने दिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अनुकूलन के द्वारा सीखना जो होता है शास्त्री के द्वारा, साहचर्य के द्वारा सिखाया जाता है। सीखने के कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण, यानी कि हम बात करें रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में, कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा दोस्तों, ध्यान कर लेना। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, शिक्षार्थी पर्यावरण के उद्दीपक के निष्क्रिय प्राप्त करता है, शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रमाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थी पर्यावरण के उद्दीपक से निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ये आपको ध्यान करना है, कथन सत्य नहीं है पूछा। ये तीनों जो हैं निर्भर करता है नया सीखना पे, शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं, कौन से, प्रमाणिक सीखने से संबंधित। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है, किसने दी थी, ब्रूनर महोदय ने, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रूनर ने बताए थे डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि अन्वेषण करना, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता के नाम से संदर्भित किया जाता है, क्या किया जाता है, मेटा थिंकिंग बिल्कुल नहीं, मेटा मेमोरी बिल्कुल नहीं, मेटा इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं, मेटा कॉग्निशन ये बिल्कुल ठीक बात है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेटा कॉग्निशन जो है वो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को के नाम से संदर्भित किया जाता है। मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग जो कॉन्सेप्ट होता है निम्नलिखित में किसके सन कार्य पर आधारित है। तो दोस्तों जो मॉडलिंग जो है वो अल्बर्ट बांडुरा ने जो है वो बताया था, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों लेवाइगोस्की जिन्होंने भाषा विज्ञान का जो है भाषा मनोविज्ञान के ऊपर काम किया था, तो उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण बताई थी। पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा, सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन दंड के समान है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ये दोस्तों जो है ये सारे सही हैं, ये जो हैं 1 2 3 ये सारे सही हैं, बल्कि ये नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, बिल्कुल गलत बात है। हमने बात करी थी री इन्फोर्समेंट 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सेपिंग है वो नहीं है, विलोपन है, विभेदन है, तत्काल पुनर्प्राप्ति होता है। तो दोस्तों सेपिंग जो है वो नहीं है। आज धूप तेज व असुखद है, आप धूप चश्मा लगा लेते हो जो आपकी असुविधा को कम कर देता है, यह उदाहरण हो सकता है, किसका हो सकता है। तो दोस्तों ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का होता है, तो ये आपको ध्यान करना, नकारात्मक पुनर्बलन का है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमान्य होता है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 10 जनवरी 2020 को पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें स्तर अंतराल शेड्यूल, स्तर अनुपात शेड्यूल, चर अनुपात शेड्यूल सभी में समान रूप से पूर्वानुमान्य। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। चर अनुपात जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
एक द्वितीय पुनर्बलक जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो कहलाता है। तो दोस्तों प्राथमिक पुनर्बलक, क्रिया पुनर्बलक, सामान्यीकृत पुनर्बलक या फिर विभेदक पुनर्बलक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्यीकृत जो है रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है यह विश्वास है कि अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना, उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है। सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 10 जनवरी 2020 को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसमें दोस्तों ऐसे पूछा है कि नहीं कौन सा है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं है, यानी कंस्ट्रक्टिव जो कॉन्सेप्ट होता है, दृष्टिकोण होता है, उसमें से नहीं है। तो दोस्तों ज्ञान विषयनिष्ठ है, ज्ञान प्रासंगिक है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये तीनों होते हैं, बट ज्ञान आंशिक है ये नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया की समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। तो दोस्तों कौन सा करता है, हल का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत या फिर स्किनर का प्रबलन सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जो है आप कई बार जो है रिपीट कर सकते हो। आशुवियल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो दोस्तों आशुवियल का जो अधिगम का सिद्धांत है सीखने से संबंधित, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपन एक वीडियो में करने वाले भी हैं अभी। तो इसके 4 ऑप्शन है, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण, निरंतर सीखना। तो दोस्तों खोजपूर्ण यानी कि रिसर्च करके सीखना जो है वो समस्या का समाधान निहित होता है दोस्तों उस चीज़ में। तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है। तो दोस्तों डेविड आशुवेल की ही ये पुस्तक मानी जाती है और इन्होंने खोजपूर्ण सीखने के ऊपर बल दिया था। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों जेबी वॉटसन काफ़ी फेमस है किसके लिए, व्यवहारवाद के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कहा था मेरे को एक बच्चा दो उसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट है निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों यहाँ पे। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, वहीं पे सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदत ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन कहलाता है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों का हैबिट, नॉलेज एंड हमारी जो प्रवृत्तिज होती हैं उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, अधिगम बोल देते हैं। उन्हीं को हम सीखते हैं ना, तो उसी को हम लर्निंग बोल देते हैं, अधिगम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, संज्ञानात्मक, निपुणता, अभिवर्ध्यात्मक, ये तीनों नहीं होंगे। होगा कौन सा, कल्पनाशील। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में अधिगम का प्रकार नहीं है। बाकी जो है तीनों हैं ये, ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम भी है, अभिवर्त्यात्मक अधिगम भी है और निपुणता द्वारा अधिगम भी है। बल्कि कल्पनाशील अधिगम जो है वो किसी प्रकार का कोई अधिगम नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है।